नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद से ही बहुत सारे बच्चों ने अपने आंसर्स उससे मैच कर लिए हैं और लगभग लगभग सभी को एक एस्टिमेट मार्क्स पता चल चुके हैं कि भाई हम जो मेरा स्कोर है वो लगभग इतना बनेगा। लेकिन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद से ही बहुत सारे बच्चों के मन में डर भी है और एक उम्मीद भी है कि अगर रिवाइज आंसर की आती है तो भाई हमारे मार्क्स या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। अब देखिए, डर उन बच्चों के मन में ज्यादा है जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन से 1 या 2 नंबर ऊपर स्कोर कर रहे हैं। मतलब जिसको 90 चाहिए तो वो 91 या 92 लेकर के आ गया या 90 लेकर के आ गया, और इसी प्रकार से अगर किसी को 82 चाहिए तो वो 83 लेकर के आ गया या 82 लेकर के आ गया। अब इन बच्चों के मन में डर ये है कि भाई कहीं रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद हमारे मार्क्स घट तो नहीं जाएंगे। वहीं साथ के साथ ऐसे बच्चों को उम्मीद भी है कि भाई हम 1-2 नंबर से रह गए हैं, तो काश रिवाइज आंसर किया है और हमारे 1-2 मार्क्स बढ़ जाएं। तो ये एक डर और उम्मीद दोनों ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि देखिए किन परिस्थितियों में आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं और किन परिस्थितियों में आपके मार्क्स घट सकते हैं। सिर्फ इन्हीं बेसिस पे अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हीं बेसिस पे ही आपके मार्क्स घटने और बढ़ने की संभावना है। अदरवाइज अननेसेसरी आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ के साथ एक कॉमन क्वेश्चन जो कि सभी बच्चों का है लगभग लगभग, वो ये है कि अगर मान के चलिए किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया जाता है तो क्या उसका बेनिफिट सबको मिलता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले सीटेट की जो हम तैयारी करेंगे उसकी जो भी योजना रहेगी वहां पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सारे जो भी हमारे लेक्चर्स हुआ करेंगे उसके नोट्स, पीडीएफ, वो सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल वो ये है कि भाई अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी क्वेश्चन को चैलेंज करता है तो क्या ये बेनिफिट उसी को मिलेगा या सबको मिलेगा। तो देखिए, कोई भी पेपर हो, सीटेट के अलावा कोई भी आप पेपर देखिए, सीटेट क्या जितने भी पेपर होते हैं उन सब में यही होता है कि अगर मान के चलिए किसी सवाल का जवाब ऑफिशियल आंसर की में गलत दे दिया गया और आपने उसको क्लेम कर दिया, क्लेम में आपने ऑथेंटिक प्रूफ भी लगा दिए, और जो बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड क्या करता है कि वो एक कमिटी बना देता है कि भाई जो भी आपके पास ऑब्जेक्शन आएंगे आप उनको देख के रिव्यू करके आप बता देना। तो कमिटी ने अगर देखा कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है ये बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि उस व्यक्ति के साथ साथ जिन बच्चों ने उस ऑप्शन को ठीक किया था उन सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो चैलेंज कर रहा है केवल उसी को मिलेगा, बाकी व्यक्ति ने भी अगर वही ऑप्शन ठीक किया तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बात समझ गए। आप ये मत सोचिए कि किसी क्वेश्चन को चैलेंज करने का मतलब ये होता है कि भाई सबको बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन ए बी सी डी है और ऑफिशियली आंसर की में जो भी ऑप्शन हो किसी ने क्लेम करके कहा कि भाई ए ठीक है और बोर्ड ने मान भी लिया, तो अब आप इस बात को समझिए कि जिन जिन लोगों ने ए को टिक किया था उन्हीं को सिर्फ मार्क्स मिलेंगे। आप ये सोच के भाई सबको इस क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पहली चीज। अब हम बात करते हैं कि भाई किन सिचुएशन में आपके मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पे मेनली दो ही सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में आपके मार्क्स या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो हम पहले सिचुएशन पे बात करते हैं कि कब आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। देखिए, आपके मार्क्स बढ़ने या घटने की संभावना तभी है जब कोई प्रश्न ही पूरी तरीके से गलत हो जाए। अब यहाँ पे प्रश्न गलत होने का क्या अर्थ है, इस बात को भी समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी है और आप अगर एग्जामिनर हैं और मैंने आपको कहा कि भाई आपको क्वेश्चन तैयार करना है, तो आप जनरली कोई भी क्वेश्चन तैयार करके 4 ऑप्शन रख देंगे और 4 में से आप कोई एक ही तो ठीक बोलेंगे। तो देखिए, सही प्रश्न तो यही होता है जब किसी सवाल के 4 ऑप्शन हो और 4 में से कोई एक ऑप्शन ही ठीक हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि बोर्ड गलती से ऐसे प्रश्न बना देता है जिसमें कि चारों ही ऑप्शन वो ठीक कर देता है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि चारों ही ऑप्शन गलत होगी, मतलब चारों में से कोई भी सही ना हो या फिर चारों सही हो। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न अपने आप में ही गलत होते हैं, तो ऐसे प्रश्न को तो बोर्ड कंसीडर भी नहीं करता। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि भाई या तो इस प्रश्न को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन को ही रिमूव कर दिया जाए, या फिर अगर आप क्वेश्चन रिमूव नहीं कर सकते तो आप क्या करें, सभी को इसके एक एक मार्क्स दे दें।
जिसको हम कह सकते हैं बोनस मार्क्स। तो सीबीएसई जो सीटेट का एग्जाम लेती है उस केस में सीबीएसई क्या करती है कि वो क्वेश्चन को रिमूव नहीं करती बल्कि उसके बोनस मार्क्स देती है। कैसे देती है? आप सबने देखा होगा कि हर एक ऑफिशियल आंसर की में कुछ कोड ए बी सी डी ई एफ जी कुछ इस प्रकार से, जिसमें कि हर एक कोड का कुछ मतलब है। जैसे जहां पर एक है तो वहां पे 1 और 3 ठीक है, जहां पे बी है वहां पे 1 और 2 ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और जहां पे जेड है वहां पे सारे ऑप्शन ठीक है। ये कोड आपने देखा होगा, और कई जगह मैंने देखा कुछ क्वेश्चन के भाई जेड भी ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने। तो जेड का मतलब ये था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके चारों ऑप्शन ठीक थे। तो उस केस में बोर्ड ने क्या किया, चारों ऑप्शन ठीक मानते हुए उस क्वेश्चन को हटाया नहीं। ठीक है, उसके बदले क्या कर दिया, एक एक बोनस मार्क्स सबको मिल गया। अब बोनस मार्क्स क्यों मिला समझिए ध्यान से। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसने ए ऑप्शन पे टिक किया होगा, ठीक है, और किसी ने बी पे किया होगा, किसी ने सी पे, किसी ने डी पे। ऐसा तो नहीं कि सबने किसी एक ही ऑप्शन पे टिक किया होगा, सबने अलग अलग किया होगा, लेकिन मार्क्स तो सबको मिले ना। तो जब सबको मार्क्स दे दी जाते तो कहलाता बोनस मार्क्स। अब बोर्ड चाहती तो इस सवाल को भी वो हटा सकती थी। इस केस में क्या होता कि मार्क्स सबके घटते, क्योंकि भाई देखिए चारों सवालों, चारों ऑप्शन में से क्योंकि सवाल ही हट गया, तो जिसने भी किसी भी ऑप्शन को टिक किया हो उसके तो मार्क्स उसको मिलने ही नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि भाई मार्क्स सभी के घट जाते, किसी को कोई मार्क्स नहीं मिलता। लेकिन सीबीएसई ये काम करती नहीं है। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को हटाया जाता है तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 बनना चाहिए वो फिर 150 नहीं रहेगा, फिर वो 149 हो जाएगा या 148 हो जाएगा। और आप देखें तो पिछले 2-3 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हर एक प्रश्न पत्र में ये क्या करते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन डाल ही देते हैं ऐसा जिसके 4 ऑप्शन ठीक मिलते हैं, क्योंकि मतलब जेड वाला कोड हमें हर बार देखने को मिल रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि अगर बोर्ड इन क्वेश्चन को रिमूव करना शुरू कर दे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन घट जाएंगे, वो 149 या 148 हो जाएंगे, और आपकी मार्कशीट में भी हर बार अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर कोई 90 है तो 91, 90 से कम हो जाएगा, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन बोर्ड क्या चाहता है कि वो इन सब चीजों से बचना चाहता है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया। तो इस केस में क्या करते हैं कि सबको एक एक बोनस मार्क्स दे देते हैं। तो इस केस में आपका एक एक मार्क्स सभी का बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला सिचुएशन जब आपके मार्क्स बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सिचुएशन पे। अब हम बात करते हैं दूसरे सिचुएशन पे जिसमें कि आपके मार्क्स या तो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। देखिए मान के चलिए कोई सवाल है जिसके 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, और यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर हुए थे उनको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, कि टोटल 100 कैंडिडेट्स ही इस एग्जाम में अपीयर हुए थे। हम ये भी मान लेते हैं कि 100 में से 25 कैंडिडेट ने ए ऑप्शन को टिक किया होगा, 25 ने बी को, 25 ने सी को, 25 ने ही डी को भी टिक किया होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, मतलब 100 है और 25-25 मान लेते हैं कि सबने इस ऑप्शन को टिक किया होगा अपने ओएमआर शीट में। अब ऑफिशियल आंसर की आती है, जब देखा जाता है कि भाई जो सही आंसर इसका है वो है ए। क्या है? ए। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद देखा गया कि जिन 25 बच्चों ने ए को सही किया था उनको इसके मार्क्स मिल गए और बाकियों को उसके मार्क्स नहीं मिले। अब हुआ, मान के चलिए किसी ने क्लेम कर दिया, इस क्वेश्चन को चैलेंज करके क्लेम कर दिया, कहा कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार यहाँ पे गलत हो रहा है, जो सही है वो सी है। ठीक है, सी को क्लेम कर दिया और उसके साथ कुछ ऑथेंटिक प्रूफ भी लगा दिया। और बोर्ड ने देखा कि भाई हाँ इस व्यक्ति ने जो क्लेम किया है ये बिल्कुल ठीक है, और उसने क्या किया कि रिवाइज्ड आंसर की निकालते हुए ए वाले को अब उसने गलत बता दिया और सी वाले को सही बता दिया। तो इस केस में क्या होगा कि पहले जो ये 25 बच्चे थे जो सी के थे, इनको शुरुआत में जो ऑफिशियल आंसर की आई थी तब उनको उसके मार्क्स नहीं मिले थे, लेकिन रिवाइज आंसर के आने के बाद इन सभी को एक एक मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं ऑफिशियल आंसर के आने पर जिन ए ये 25 बच्चों को जिन्होंने ए को सही किया था, इनको जब एक मार्क्स मिले थे तो रिवाइज आंसर के आने के बाद इनके एक मार्क्स कम हो जाएंगे। तो अब आप बात समझिए कि सब पे इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल आंसर की और रिवाइज आंसर की, इन दो से फर्क पड़ रहा है। ऑफिशियल आंसर की में जो ऑप्शन था उस वक्त जिन बच्चों ने ऑप्शन को सही किया उसको एक मार्क्स मिल गए। रिवाइज आंसर के आने के बाद जिस ऑप्शन को सही किया गया उन सभी बच्चों को बाद में जिन्होंने रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग जिस ऑप्शन को सही चुना था उनको एक मार्क्स मिल गए। तो कम या ज्यादा इन बातों पर, इन चीजों पर इसका असर हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये कहना कि भाई किसी रिवाइज आंसर की आने के बाद जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है उसकी वजह से सब पे असर पड़ेगा, नहीं, सब पे नहीं पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं लोगों पे पड़ेगा जो कि ऑफिशियल और रिवाइज आंसर की के ऑप्शन को जिन लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, सिर्फ उन्हीं को फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में यही दो सिचुएशन है जहां पे आपके मार्क्स या तो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, इसके अलावा और कोई तीसरा सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में जो बॉर्डर वाले बच्चे हो गए, फॉर एग्जाम्पल 90 या 91 जो लेकर के आ गए, ठीक है, इसके अलावा जो 82 या 83 लेकर के आ गए, इन बच्चों के मन में थोड़ा सा डर तो होगा और होना भी लाजमी है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि भाई आपके एक मार्क्स अगर क्योंकि कम ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, कम हो गए तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन वहीं ऐसे बच्चे जो 89 स्कोर किया है जिन्होंने, या 88 कर दिया, या जिन बच्चों ने 80 या 81 कर लिया, इन बच्चों को थोड़ी सी उम्मीद बन जाएगी कि हाँ भाई शायद हमारे मार्क्स एक दो नंबर और बढ़ जाएं तो हम सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। अब मैं आपको जो रियल सिचुएशन जो प्रैक्टिकली सीबीएसई करती है वो बता देता हूं। देखिए रिवाइज आंसर की में एक या दो नंबर का फर्क आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट। ये ऑलमोस्ट हर साल हमें देखने को मिलता है, एक दो क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब भी रिवाइज आंसर की आती है तो किसी को पता ही नहीं चलता। उसका रीजन ये होता है कि अब आप क्या देखेंगे, ऑफिशियल आंसर के आने के बाद आपको सीधा रिजल्ट मिलेगा देखने को, और रिजल्ट आने के हफ्ते 10 दिन बाद आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिवाइज आंसर की मिलेगी, और रिवाइज आंसर की के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई कब आ गई। तो ऐसे केस में जो आपके मार्क्स हैं ऑफिशियल आंसर की से जो बन रहे हैं एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन बच्चों को थोड़ा सा, हाँ इन बच्चों को थोड़ा सा डर जरूर लग रहा होगा, लेकिन इन बच्चों को थोड़ी सी उम्मीद जरूर होगी। वहीं ऐसे बच्चे जिन्होंने +5 स्कोर कर लिया है, +5 या +10 कर लिया तो बहुत अच्छा है। +5 जिन बच्चों ने स्कोर कर लिया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से, वो अपना 100% समझ सकते हैं कि भाई उनका 100% सीटेट क्लियर हो चुका है, और वो किसी भी एग्जाम, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो वो तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका जो मेन मतलब डाउट था इस चीज को लेकर के, क्या मार्क्स कब बढ़ते हैं कब घटते हैं, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप जरूर समझ गए होंगे। अब ये वीडियो कैसी लगी ये बताइए, लाइक शेयर करिए, और हाँ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे दोस्तों अब हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।